हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत में नगरीकरण विषय पर मैं अपनी दूसरी प्रस्तुति भाग 2 लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, नगरीकरण से संबंधित अपने पहले वीडियो भाग 1 के अंतर्गत हम लोगों ने प्राचीन भारत में प्रथम नगरीकरण की विशिष्टताओं को देखा था और साथ ही साथ द्वितीय नगरीकरण की पृष्ठभूमि में अंतर्निहित कारणों को समझने का प्रयास किया था। इस अध्ययन सामग्री में हम लोग द्वितीय नगरीकरण की विशेषताओं को देखेंगे। ईस्वी पूर्व 200 से 300 ईस्वी के बीच नगर निर्माण के परिपक्वता के कारणों को समझने का प्रयास करेंगे। 300 ईस्वी में नगरों के ह्रास के कारणों को समझेंगे और अंत में प्रथम नगरीकरण तथा द्वितीय नगरीकरण में अंतर एवं समानताओं को देखेंगे। दोस्तों, यह विषय प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी हैं, तो आइए इन्हें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ईस्वी पूर्व 600 के नगरीकरण अर्थात द्वितीय नगरीकरण की विशेषताओं को देखेंगे। तो पहली विशेषता यह थी कि इस काल के नगर ग्रामों से बहुत अधिक भिन्न नहीं थे, क्योंकि नगरों के भवन भी मिट्टी के परकोटे एवं लकड़ी तथा फूस से ही बने थे। ईंट एवं पकाए गए खपड़ों का प्रयोग मौर्य काल से होने लगा। सिर्फ प्रकार्यों अर्थात नगरों में संपादित होने वाले कार्यों एवं निवास करने वाले व्यक्तियों के आधार पर ही नगर ग्रामों से भिन्न थे। जैसे नगरों में गैर कृषकों की संख्या अधिक थी, जबकि ग्रामों में कृषक अधिक संख्या में थे। दूसरी महत्वपूर्ण विशिष्टता थी कि नगरों का गांवों से पूरकता का संबंध था, अर्थात नगर और ग्राम एक दूसरे पर निर्भर थे और एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। जैसे गांव नगरों के लिए कृषि उत्पादन उपलब्ध कराते थे, खाद्यान्न ग्रामों से नगरों में आते थे, जबकि नगर ग्रामीणों के आवश्यकताओं की वस्तुएं जैसे वस्त्र, कृषि उपकरण और अन्य उपभोक्तावादी वस्तुएं उपलब्ध कराते थे। अर्थात गांव और नगरों का पूरकता का संबंध था। आगे बढ़ें। ईस्वी पूर्व 600 में नगरीकरण मुख्यतः नदियों के किनारे हुआ। प्रथम नगरीकरण की भी यह एक विशिष्टता थी। कारण यह था कि नदियों से दूर जल के किसी निश्चित स्रोत का विकास नहीं हो पाया था। मौर्य काल में रिंगदार कुओं की तकनीकी का विकास हुआ। जैसा कि आपको पता है, घेरदार कुएं बनाए जाने लगे, पक्की ईंटों से कुओं का निर्माण होने लगा। तो रिंगदार कुओं की तकनीकी के विकास के साथ नगर नदियों से दूर बसने लगे। पुनः इस काल में यातायात के लिए जल मार्गों के अतिरिक्त अन्य साधनों का भी बहुत कम विकास हुआ था ईस्वी पूर्व 600 में। इसके अतिरिक्त हिमालय के तराई क्षेत्रों में भी नगरों का विकास हुआ। कारण था कि नदियों का पाट यहाँ छोटा होता था तराई क्षेत्र में, जिसे पार करना आसान था और तराई के बगल के रास्ते से आवागमन भी होता रहता था। तो इसलिए हिमालय के तराई क्षेत्र में भी नगरों का विकास हुआ ईस्वी पूर्व 600 में। चौथा, कि इस काल में विभिन्न प्रकार के नगरों का उदय हुआ। जैसे व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों के अंतर्गत ताम्रलिप्ति, सोपारा, भड़ौच, ये जो है सो व्यापारिक व्यावसायिक नगर थे। इसी प्रकार व्यावसायिक एवं प्रशासनिक केंद्र भी अस्तित्व में आए। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी नगरों की स्थापना हुई। नगरों के लिए साहित्यों में पुर, दुर्ग, निगम, नगर आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। पांचवा, कि प्रथम चरण के नगरीकरण के विपरीत द्वितीय नगरीकरण में नगरों के चतुर्दिक किलेबंदी अथवा सुरक्षात्मक दीवारों का प्रायः अभाव था। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सैंधव घाल के जो नगर थे उनके चारों तरफ किलेबंदी थी,
सुरक्षात्मक दीवार थी, लेकिन द्वितीय चरण के नगरीकरण में इसका अभाव था। इस प्रकार ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में कई प्रशासनिक, व्यापारिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक और धार्मिक नगरों का उदय हुआ। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और महावस्तु तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इस काल के 16 महाजनपदों और उनकी राजधानियों जो नगर थे उनका विवरण प्राप्त होता है। वैसे इस विषय पर मैंने महाजनपदों से संबंधित जो अध्ययन सामग्री प्रस्तुत किया है उसमें चर्चा की गई है, तो आइए इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे जो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था मगध था, इसकी राजधानी राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र बनी। इसी प्रकार भज्जी जो था यह एक गणसंघ था, 8 गणों का संघ था। इसकी जो राजधानी थी बसाढ़ या वैशाली थी। तीसरा जो महाजनपद था मल्ल था। मल्लों की 2 शाखाएं थी, कुशीनारा के मल्ल एवं पावा के मल्ल। इसी प्रकार चौथा महाजनपद अंग, इसकी राजधानी चंपा थी। काशी जो महाजनपद था इसकी राजधानी जो थी वह बनारस थी। कुरु महाजनपद था, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। वर्तमान में जो सहेत महेत गांव है उससे श्रावस्ती की पहचान की जाती है स्थल से। इसी प्रकार उत्तरी एवं दक्षिणी पांचाल थे, तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। सुरसेन जनपद जो था महाजनपद, इसकी राजधानी मथुरा थी। मत्स्य जनपद, इसकी राजधानी विराटनगर थी। पांड्य जो थे अपना अज्ञातवास मत्स्य जनपद के विराटनगर में उन्होंने बिताई थी। पांडव। इसी प्रकार 11वां जो महाजनपद था अवंती। ये जो अवंती जो महाजनपद था वह मालवा क्षेत्र में स्थित था, उत्तरी एवं दक्षिणी मालवा क्षेत्र में। उत्तरी जो मालवा क्षेत्र था उसकी राजधानी उज्जैन और दक्षिणी मालवा क्षेत्र की राजधानी महिष्मती थी। इसी प्रकार अस्मक जनपद जो था उसकी राजधानी पाटन थी। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी शक्तिमती थी। इसी प्रकार कंबोज जो महाजनपद था उसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। और वत्स जो महाजनपद था इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। इससे संबंधित अन्य विवरणों के लिए आप मेरे महाजनपदों से संबंधित अध्ययन सामग्री को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ईस्वी पूर्व 200 से 300 ईस्वी के बीच नगर निर्माण के परिपक्वता के कारणों को समझने का प्रयास करेंगे। आखिर किन कारणों से मौर्य काल और मौर्योत्तर काल में नगर अपने परिपक्वता के स्तर को उन्होंने प्राप्त किया। तो यद्यपि नगर निर्माण की प्रक्रिया ईस्वी पूर्व 600 से ही प्रारंभ हो चुकी थी, परंतु इसका पूर्ण रूपेण विकास ईस्वी पूर्व 200 से 300 ईस्वी के मध्य ही हुआ, जो उत्तर भारत में मौर्य काल एवं कुषाण काल तथा दक्षिण भारत में सातवाहन साम्राज्य के निर्माण का काल था। तो इस काल में नगर निर्माण में जो परिपक्वता आई उसके कारणों को हम लोग देखें तो पहला कि प्रारंभिक नगर नदियों के किनारे स्थापित हुए थे, क्योंकि नदियों से दूर जल के किसी निश्चित स्रोत का विकास नहीं हो पाया था, जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया। और नदियों के अतिरिक्त यातायात मार्गों का अधिक विकास भी नहीं हो सका था ईस्वी पूर्व 600 ईस्वी में। लेकिन मौर्य काल में घेरदार कुओं के निर्माण की तकनीकी विकसित हुई, रिंगवेल तकनीकी, तथा प्रशासनिक आर्थिक आवश्यकताओं हेतु यातायात मार्गों का भी विकास हुआ और इनका व्यापक प्रचलन आरंभ हुआ। अतः नगर नदियों से दूर बसने लगे। दूसरा कि आरंभिक नगरों के भवन मिट्टी के परकोटे एवं लकड़ी तथा फूस से बने थे, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा। मौर्य काल से पक्के ईंटों का प्रचलन आरंभ हुआ।
अतः संरचनात्मक दृष्टिकोण से भी नगरों की गुणता में सुधार हो गया। तीसरा कि मौर्य काल में व्यावसायिक एवं व्यापारिक गतिविधियों का काफ़ी विकास हुआ। कुषाण साम्राज्य में कुषाण शासकों ने तो मध्य एशिया एवं भारतीय उपमहाद्वीप को एक सूत्र में बांध दिया था, अर्थात कुषाणों का जो साम्राज्य था उसमें मध्य एशिया का क्षेत्र भी शामिल था। प्रसिद्ध सिल्क मार्ग जो था वह कुषाण साम्राज्य से होकर ही गुजरता था। यह बहुत लाभदायक व्यापार था और इससे जो चुंगी प्राप्त होती थी उससे जो है सो साम्राज्य काफ़ी आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी संपन्न हुआ और नगर भी इससे काफ़ी संपन्न हुए। दक्कन में सातवाहन साम्राज्य की स्थापना हुई। इसी काल में रोमन साम्राज्य से भारत का समृद्ध व्यापार भी शुरू हो चुका था। दक्कन में मुजरिस और अरिक्का मेड्डू में कई रोमन बस्तियों की स्थापना का उल्लेख मिलता है साहित्यों में और इसकी पुरातात्विक पुष्टि भी होती है। अतः व्यापारिक विकास ने इस काल में नगरों की समृद्धि बढ़ाई। तो मौर्य काल और मौर्योत्तर काल में जो व्यापारिक विकास हुआ इससे नगरों की समृद्धि बढ़ी। मौर्योत्तर काल के अनेक ग्रंथों से विभिन्न प्रकार के शिल्पों के विकास की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे मिलिंद प्रश्न में 75 व्यवसायों का 75 व्यवसायों का जिक्र है। इसी प्रकार महावस्तु में 100 व्यवसायों का जिक्र है। दिव्यावदान जो ग्रंथ है उसमें 125 व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के व्यवसाय अस्तित्व में आए और काफ़ी व्यापारिक विकास हुआ। इस कारण मौर्य काल और मौर्योत्तर काल में नगरों के निर्माण में परिपक्वता आई थी। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 300 ईस्वी में नगरों के ह्रास के कारणों को देखेंगे कि आखिर 300 ईस्वी में नगरों के ह्रास क्यों होने लगे। तो पहला कि रोमन साम्राज्य के पूर्व स्थित फारसी साम्राज्य था और यह शक्तिशाली हो गया और इसके साथ साथ 305 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन वंश का शासन आरंभ हुआ रोम में। तो रोमन साम्राज्य का फारसी साम्राज्य के साथ संघर्ष था और जब कॉन्स्टेंटाइन वंश का शासन जब हुआ रोम में तो उस समय आंतरिक गृह युद्ध भी रोमन साम्राज्य में उत्पन्न हो गया और इसके बाद रोमन साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। अतः भारत एवं रोम के बीच व्यापार घटने लगा। इस प्रकार भारतीय नगरों की समृद्धि जो विकसित व्यापार पर आधारित थी घटने लगी और नगरों का पतन आरंभ हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि भारत में भी राजनीतिक क्षेत्र में बड़े बड़े साम्राज्यों का पतन हो गया। इनके स्थान पर लगभग 50 राज्यों की स्थापना हुई। बड़ी राजनीतिक इकाइयों के होने से ग्रामीण क्षेत्रों से प्रभुत मात्रा में अधिशेष प्राप्त करना संभव होता था, जिस पर नगरीय जनसंख्या निर्भर करती थी। बड़े बड़े शक्तिशाली क्षेत्र जो साम्राज्य थे, तो बड़े बड़े शक्तिशाली क्षेत्रों में कानून व्यवस्था कायम रहने से एवं कम स्थानों पर चुंगी देने से व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिलता था। तो जैसे ही एक जगह से दूसरे जगह व्यापारी अपना माल लेकर के जाते थे तो वहाँ का जो शासक होता था वह चुंगी वसूलने लगा। इस प्रकार राजनीतिक प्रश्रय से शिल्प प्रोत्साहित होते थे। तो जब बड़े बड़े साम्राज्यों का पतन हुआ तो जो राजनीतिक प्रश्रय मिलता था शिल्पों को वह समाप्त होने लगा। केंद्रित रूप में मुद्रा पद्धति का संचालन भी व्यापार वाणिज्य के विकास में सहायक था, लेकिन ये सारी सुविधाएं मौर्योत्तर काल में 300 ईस्वी के बाद समाप्त हो गई या कम होने लगी। इस प्रकार बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन से उपरोक्त सभी सुविधाएं समाप्त हो गई, जिसकी परिणति नगरों के पतन के रूप में हुई। अब तीसरा महत्वपूर्ण कारण आप देखें कि कई पुराणों में कलयुग का वर्णन मिलता है। तो जो कलयुग का वर्णन जो होता है उसका संबंध भी नगरों के पतन से जोड़ा जाता है। कलयुग का संबंध जो है संभवतः 3री सदी के अंत और 4थी सदी के काल से है। यह एक ऐसी अवस्था है
यह इस बात का संकेत देता है कि जिसमें लोग अपने वर्ण धर्म का पालन नहीं करते हैं। यह स्पष्ट है कि वैश्य एवं शूद्र जो प्रमुख उत्पादक एवं करदाता वर्ग था, उन्हीं के द्वारा उपलब्ध कराए गए राजस्व पर नगरीय जीवन का आधार टिका था। जैसा कि हम लोगों ने इस विषय पर पहले चर्चा ऑलरेडी हम लोगों ने किया है। बहुसंख्या में होने के कारण इनके द्वारा किए जाने वाले विद्रोह से यह संबंध टूट गया। संभवतः इसी कारण मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में भूमिदान की प्रथा प्रचलित हुई। इसकी चर्चा हम लोग एक अलग अध्ययन सामग्री में करेंगे, ताकि स्थानीय स्तर पर इनसे राजस्व प्राप्त किया जा सके। ये जो वैश्यों और शूद्रों का जो विद्रोह होता था, इससे राजस्व की वसूली संभव नहीं हो पाती थी पूरी तरह से। ऐसी स्थिति में भूमिदान की प्रथा आरंभ हुई, ताकि स्थानीय स्तर पर इन वर्गों से राजस्व को प्राप्त किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। भूमि अनुदान की प्रथा गुप्तोत्तर काल में काफ़ी बढ़ गई। दुकान तथा नगर भी इस काल में दान में दिया जाने लगा। अभिलेखों में एवं वेदसांग के विवरणों में इस तथ्य की पुष्टि होती है। अब व्यापारी पहले की भांति स्वतंत्र रूप से अपना कारोबार नहीं चला सकते थे। फलतः व्यावसायिक एवं व्यापारिक गतिविधियां जो है सो इस काल में प्रभावित हुई एवं नगरीकरण में ह्रास आया। वस्तुतः इस काल में नगरों का भी सामंतीकरण हुआ। इस प्रकार उपरोक्त कारणों के सम्मिलित प्रभाव से 300 ईस्वी में नगरों का पतन आरंभ हो गया, जो आगे मध्यकाल तक नगर जो है सो धीरे धीरे समाप्त होने लगे। आगे बढ़ें। अब हम लोग प्रथम नगरीकरण और द्वितीय नगरीकरण में अंतर और समानताओं को देखेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया कि प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप में नगरीकरण की प्रथम प्रक्रिया सिंधु सभ्यता काल में 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के मध्य संपन्न हुई थी। यह प्रथम नगरीकरण था। इसके पश्चात भारत में आर्यों की एक ग्रामीण संस्कृति आई। पुनः ईस्वी पूर्व 600 में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसे द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। तो सबसे पहले प्रथम और द्वितीय नगरीकरण में जो अंतर थे, उन अंतरों को हम लोग देखते हैं। तो भौगोलिक आधार पर इन दोनों नगरीकरण में पर्याप्त अंतर है। प्रथम नगरीकरण सिंधु नदी के मैदानी भागों में हुआ, जबकि द्वितीय नगरीकरण मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ और तत्पश्चात देश के विभिन्न हिस्सों में यह नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और विकसित हुई। तो पहला अंतर भौगोलिक आधार पर था। दूसरा कि प्रथम नगरीकरण कांस्य युगीन था, तो द्वितीय नगरीकरण लौह युगीन था। जैसा कि आपको पता है कि सिंधु सभ्यता के काल में लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी और कांसा ही जो था वह प्रमुख धातु थी, जो कि एक मिश्र धातु थी, जो टीन और तांबे को मिला करके उसे बनाया जाता था। तो सिंधु नदी के मैदानी क्षेत्र का मौसम जो था वह अर्धशुष्क था तथा वर्षा कम होती थी। फलतः उस क्षेत्र में घने वन नहीं थे। वनों में बबूल एवं कीकड़ जैसे पेड़ों एवं झाड़ियों की बहुलता थी, जिनकी कटाई पत्थर एवं कांसे के औजारों द्वारा सुगमता पूर्वक की जा सकती थी। इसके विपरीत मध्य गंगा घाटी के क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती थी तथा जंगल जो थे वे सघन थे। वनों को जलाने के पश्चात भी दूर दूर तक इनकी जड़ें जमीन में फैली होती थी और उन जड़ों को काटने के लिए मजबूत लौह उपकरणों का प्रयोग अनिवार्य था। तो ऐसी स्थिति में जो प्रथम नगरीकरण था वह कांस्य युगीन था, जिसमें कांसे के औजारों से जंगलों को साफ करके नगरों का निर्माण किया गया था। तो द्वितीय नगरीकरण में लोहे का प्रयोग किया गया। वैसे इस विषय पर काफ़ी विवाद है। मेरी जो अगली प्रस्तुति नगरीकरण से संबंधित होगी उसमें हम लोग द्वितीय नगरीकरण में लोहे की भूमिका पर चर्चा करेंगे। अच्छा, अगला जो अंतर देखें तो जीवन अवधि के दृष्टिकोण से भी
प्रथम नगरीकरण की अवधि ईस्वी पूर्व 2350 से ईस्वी पूर्व 1750 के मध्य तक की है। इसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप से नगर और यहाँ तक कि पक्की ईंट ही गायब हो गई थी, जैसा कि आपको पता है। इसके पश्चात एक ग्रामीण संस्कृति का उदय हुआ, आर्य संस्कृति का। दूसरी तरफ जो गंगा घाटी में नगरीकरण प्रारंभ हुआ, द्वितीय नगरीकरण, वह 600 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होकर के लगातार विकसित होता रहा। इस बात की चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। मौर्योत्तर काल में यह अपने चरम विकास पर पहुंचा तथा 300 ईस्वी तक इनका अस्तित्व बना रहा। इसके पश्चात इसमें कुछ ह्रास अवश्य हुआ, शहरी जीवन सीमित हो गया, लेकिन नगरों का अस्तित्व फिर भी बना रहा। तुर्की आक्रमण के उपरांत व्यापार वाणिज्य के विकास के साथ 12वीं सदी और 14वीं सदी में नगरों ने पुनः पुनर्यौवन प्राप्त किया। इस प्रकार द्वितीय नगरीकरण अनवरत चलता रहा। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण अंतर था प्रथम और द्वितीय नगरीकरण के बीच। जो तीसरा प्रमुख अंतर है दोनों नगरीकरण के बीच, वह यह है कि सिंधु नगरीकरण में धातु की कोई मुद्रा नहीं मिली है। इसकी चर्चा भी हम लोग पहले कर चुके हैं। जबकि द्वितीय नगरीकरण के साथ साथ धातु मुद्रा का प्रचलन भी प्रारंभ होता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पंचमार्ड सिक्के इस काल में मिलने प्रारंभ हो जाते हैं धातुओं के। तो धातु मुद्रा का प्रचलन एक नए प्रकार के आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहन देता है, जिसमें उत्पादन एवं वितरण तथा विनिमय जो होता है वह आसान हो जाता है। आगे बढ़ें। चौथा जो महत्वपूर्ण अंतर है, प्रथम नगरीकरण नदी मार्गों के किनारों पर हुआ था। ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में भी द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत यद्यपि मुख्य रूप से नदी के किनारों से ही हुई, लेकिन मौर्य काल तक आते आते घेरदार कुओं की तकनीकी विकसित होने से नदियों से दूर जल स्रोतों की सुविधा उपलब्ध हो गई और साथ ही साथ प्रशासनिक एवं व्यावसायिक व्यापारिक आवश्यकताओं के कारण अन्य प्रकार के यातायात मार्गों एवं सुविधाओं का विकास हो गया। अतः द्वितीय नगरीकरण में नगर नदियों से दूर भी बसने लगे थे। इसी प्रकार जो एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर है कि किलेबंदी के आधार पर भी इनमें अंतर किया जा सकता है। सैंधव नगर किलेबंद नगरों के रूप थे, जबकि दूसरे नगरीकरण में किलेबंदी का अभाव था। इस बात की चर्चा भी हम लोगों ने पहले कर लिया है। जहाँ तक समानताओं की बात है, तो दोनों ही नगरीकरण की पृष्ठभूमि में अधिशेष उत्पादन वाली सुदृढ़ कृषि अर्थव्यवस्था और इसके उपरांत विकसित व्यापार वाणिज्य की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये समानताएं हैं। इसी प्रकार दोनों ही नगरीकरण का आरंभ नदियों के किनारे हुआ था। इस बात की चर्चा भी हम लोगों ने पहले कर लिया है। तो ये दो प्रमुख समानताएं बताई जा सकती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी जो अगली प्रस्तुति होगी नगरीकरण पर, उसमें हम लोग द्वितीय नगरीकरण में लोहे की भूमिका पर चर्चा करेंगे। सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं के मुख्य परीक्षाओं में यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और इस दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।